कहानी की शुरुआत केसी नाम के एक आदमी से होती है जो जापान के एक डोजो में रहता था, जिसके हेडमास्टर का नाम टाकीडो था। केसी ने अपनी काबिलियत से टाकीडो और उसकी बेटी नामिको का दिल जीत लिया था और वो अक्सर नामिको के साथ ही प्रैक्टिस करता था, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। टाकीडो भी इस बात को बहुत जल्द समझ गया था और इसीलिए उसने उन दोनों को सिर्फ मार्शल आर्ट्स पर ध्यान देने को कहा। एक रात टाकीडो ने अपने कमरे में रखे एक बक्से को खोला जिसमें कई साल पुराना प्राचीन बित्सु रखा हुआ था। असल में ये एक खास सूट था जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी मास्टर अपने सबसे काबिल स्टूडेंट को देता था। जापान में निंजास को 15वीं सदी से ही काफी ताकतवर योद्धा माना जाता था और समय समय पर उन्हें अलग अलग कामों के लिए चुना भी गया और निंजास अक्सर जहर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। टाकीडो जानता था कि उसके मरने के बाद उसके किसी न किसी स्टूडेंट को बित्सु की रखवाली तो करनी थी और वो कौन होगा इसका चुनाव टाकीडो को ही करना था। इसीलिए अगले दिन उसने अपने सभी स्टूडेंट्स को मिलने के लिए बुलाया, जहाँ उसने सबके सामने बताया कि मेरे हिसाब से केसी और मासाजुका डोजो के सबसे काबिल निंजा हैं और उन्हीं में से एक को बित्सु की जिम्मेदारी दी जाएगी। पर मासाजुका इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो खुद को केसी से ज्यादा काबिल और ताकतवर मानता था और साथ ही उसे केसी और नामिको के बीच बढ़ती करीबी से भी बहुत ज्यादा जलन होती थी। वहीं दूसरी ओर केसी अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद बचपन से ही डोजो में रह रहा था और उसने अपनी मेहनत से खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया था। उस दिन के बाद से ही केसी और मासाजुका अपनी अपनी तैयारी में लग गए, लेकिन केसी हर रोज देर रात तक मेहनत करता, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। लड़ाई से एक रात पहले मासाजुका ने केसी को उसके बीते हुए कल के बारे में याद दिलाकर नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तभी टाकीडो भी वहां पहुंच गया और उसने मासाजुका को उसकी इस गलती के लिए काफी डांट लगाई। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स के सामने टाकीडो ने केसी और मासाजुका के बीच होने वाले मुकाबले का ऐलान किया और इस मुकाबले को जीतने वाला ही डोजो और बित्सु का अगला वारिस होगा। मैच शुरू होते ही मासाजुका ने अपने दिल में भरी हुई नफरत की वजह से केसी पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया और जैसे ही टाकीडो को उसकी इस नीयत के बारे में पता चला तो उसने मासाजुका को वहीं रुकने को कहा, पर वो रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने अपने एक हमले से तो लगभग केसी को जान से ही मार दिया था। पर केसी ने अपने बचाव में उसके हमले को रोककर अपनी तलवार से मासाजुका के चेहरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने बीच में आकर मासाजुका को पकड़ लिया। मासाजुका के ऐसे बर्ताव की वजह से टाकीडो ने उसे डोजो से बाहर निकालने का फैसला किया, जिससे मासाजुका बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने एक दिन पूरे डोजो से बदला लेने का वादा किया। कुछ सालों बाद यूएसए में रिंग नाम के एक खास ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, जहां उसके नए सदस्यों की छाती पर उनका निशान बनाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर रशिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों का रिंग के साथ एक विवाद चल रहा था और इसीलिए एक खास निंजा को कंपनी हेड्स को मारने का आदेश मिला। ये निंजा कोई और नहीं बल्कि मासाजुका ही था, जिसने बड़ी ही आसानी से अपना काम पूरा भी कर दिया। कुछ दिनों बाद डोजो में टाकीडो ने सभी लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि वो अब अपने कंधों से बित्सु की जिम्मेदारी हटाना चाहता था और उसके मुताबिक बित्सु को अब उसके अगले वारिस के हवाले करने का समय आ गया था। पर तभी मासाजुका भी वहां पहुंच गया और वो चाहता था कि टाकीडो उसे ही वो बित्सु दे, पर टाकीडो ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसने मासाजुका को फौरन वहां से जाने का हुक्म दिया। मासाजुका ने उसे दोबारा याद दिलाया कि अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बदला जरूर लूंगा। उसकी ये बात सुनकर टाकीडो समझ गया कि जल्द ही उनके ऊपर हमला होने वाला है और इसीलिए उसने बित्सु को संभालने की जिम्मेदारी केसी को दी, क्योंकि उसके मुताबिक सिर्फ केसी ही नामिको और बित्सु का ध्यान रख सकता था। जिसके बाद केसी और नामिको बित्सु को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां उन्होंने टाकीडो के एक पुराने दोस्त प्रोफेसर गैरिसन की मदद से बित्सु को एक यूनिवर्सिटी में छुपा दिया। वहीं दूसरी ओर मासाजुका अपने हमले की तैयारी कर रहा था और टाकीडो पहले से ही उसकी नीयत के बारे में जानता था और इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ मासाजुका का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर केसी अमेरिका में बेफिक्र होकर गैरिसन को अपने बचपन की कहानियां सुना रहा था। उसी शाम मासाजुका ने डोजो पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने सभी स्टूडेंट्स को मार गिराया, जिसके बाद वो अपने मास्टर टाकीडो के पास पहुंचा। उसे बित्सु के न्यूयॉर्क में होने की खबर नहीं थी, इसीलिए वो टाकीडो को खत्म करके बित्सु को अपने साथ ले जाना चाहता था। पर थोड़ी देर बाद ही वो समझ गया कि वो इतना ताकतवर नहीं है कि टाकीडो को हरा सके, इसीलिए उसने कमरे की लाइट बंद करके अपने नाइट विजन का इस्तेमाल किया। टाकीडो भी ध्यान लगाकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी मासाजुका ने उसके गले में जहर से भरी हुई सुई मार दी, जिसके बाद टाकीडो को उसे डोजो में रखने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। पर मासाजुका को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने एक ही बारी में टाकीडो को खत्म कर दिया।
उसी वक्त नामिको भी अपने पिता को फोन कर रही थी, जिसकी घंटी मासाजुका को सुनाई दी। और जब उसने फोन पर गैरिसन का नाम देखा तो वो तुरंत ही समझ गया कि बीत्सू को न्यूयॉर्क में छुपाया गया है। और उसने तुरंत ही अपने ग्रुप रिंग में फोन करके गैरिसन के बारे में पता लगाने को कहा। अगली सुबह गैरिसन के बारे में पता चलते ही मासाजुका वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म करने चला गया। इस हमले में गैरिसन और उसका पूरा परिवार मारा गया, पर केसी और नामिको फिर भी किसी तरह वहाँ से बचकर भाग निकले। थोड़ी देर बाद टीवी देखने पर उन्हें पता चला कि गैरिसन और उसके पूरे परिवार के कत्ल का इल्जाम उन्हीं दोनों पर लगा दिया गया था, जिस वजह से अब पुलिस उन्हें चारों तरफ ढूंढ रही थी। नामिको फिर भी पुलिस से मदद लेना चाहती थी, पर केसी जानता था कि पुलिस उनकी बात सुने बिना उन्हें जेल में डाल देगी, जिसका फायदा उठाकर मासाजुका आराम से बित्सू को चोरी कर सकता है। और इसीलिए उन्हें सबसे पहले बित्सू को किसी महफूज जगह पर छुपाना होगा। अगली सुबह जब केसी की आंख खुली तो उसे नामिको कहीं दिखाई नहीं दी, जिस वजह से वो काफी घबरा गया और तुरंत ही मार्केट की तरफ भागा, जहां नामिको तो उसे मिल गई, पर उस कैफे के मालिक ने अखबार में उन दोनों की तस्वीर देख ली थी, जिस वजह से वो उन्हें शक की नजर से देख रहा था। पर तभी रिंग के दो आदमियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन केसी ने उन दोनों को आसानी से हरा दिया। पर जल्द ही कुछ और लोग उनका पीछा करने लगे, जिनसे बचने के लिए वो दोनों एक ट्रेन पर चढ़ गए, पर वो आदमी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे और उन्होंने पूरी ट्रेन में उन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें केसी और नामिको मिल भी गए और ट्रेन के अंदर ही लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन उन दोनों ने भी इतने साल डोजो में झक नहीं मारी थी। वो दोनों कमाल के योद्धा थे, जिन्होंने रिंग के सभी आदमियों को हरा दिया। पर जैसे ही वो दोनों अपनी जान बचाकर ट्रेन से उतरे, तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद वो उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए। पूछताछ के दौरान पुलिस को उनकी मासाजुका वाली बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उधर मासाजुका ने रिंग के ऑफिस में पहुंचकर केसी और बीत्सू के बारे में पूछा, जिस पर उसे जवाब मिला कि उनके पास बीत्सू का कोई सुराग नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ केसी भी अब पुलिस की हिरासत में है। ये सुनकर मासाजुका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने एक आदमी को सबके सामने मार डाला और साथ ही उसने उन सबको जान से मारने की धमकी देते हुए जल्द से जल्द बीत्सू को ढूंढने को कहा। उसी रात मासाजुका नामिको का वकील बनकर पुलिस स्टेशन गया, जहां अंदर जाते ही उसने पुलिस स्टेशन की बिजली काट दी और अंधेरा होते ही उसने एक एक करके पुलिस ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। उधर एक पुलिस ऑफिसर केसी को कमरे में ही बंद करके बिजली के बारे में पता करने चला गया। दूसरी तरफ दो पुलिस ऑफिसर्स नामिको को लेकर बाहर आए, पर मासाजुका ने उन्हें भी मारकर नामिको को अपना कैदी बना लिया। केसी भी किसी तरह से अपना हाथ खोलकर कमरे से बाहर निकला, लेकिन फिर उसकी नजर वहां पड़ी हुई लाशों पर गई और उसी वक्त उसके सामने वो पुलिस ऑफिसर भी आ गया। इधर केसी वहां से भागने की कोशिश में लगा ही हुआ था कि तभी मासाजुका ने उस पर हमला कर दिया, पर केसी ने किसी तरह उस पुलिस ऑफिसर की जान बचा ली, जिसके बाद मासाजुका नामिको को लेकर वहां से भाग गया। अब वो पुलिस ऑफिसर समझ गया था कि केसी बिल्कुल निर्दोष है, इसीलिए उसने केसी को जाने की इजाजत दे दी। मासाजुका ने नामिको को एक अनजान जगह पर रखा हुआ था, जहां उसने उसे टाकिडो के कत्ल के बारे में बताया। उधर केसी को एक हमलावर से रिंग के बारे में पता चला, जिसके बाद वो तुरंत ही रिंग के ऑफिस में पहुंच गया, जहां कुछ आदमियों के मरने के बाद उसने रिंग के मालिक मिस्टर कॉल को कैदी बना लिया और फिर उसने कॉल के ही फोन से मासाजुका को फोन करके एक समझौता किया, जिसके मुताबिक मासाजुका बित्सू के बदले में नामिको को वापस करने वाला था। इसके बाद केसी तुरंत ही यूनिवर्सिटी गया, जहां उसने बित्सू की पूजा करने के बाद अपनी जिंदगी में पहली बार उसे पहना। उधर मिस्टर कॉल ने अपने आदमियों को केसी और मासाजुका को जान से मारने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद मासाजुका नामिको को लेकर केसी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया, जहां पहुंचते ही केसी ने बित्सू के डब्बे को नीचे लाते हुए उसे नामिको को आजाद करने को कहा, लेकिन असल में वो डब्बा बिल्कुल खाली था, जिसे देखते ही मासाजुका गुस्से से भर गया और तभी उसके सामने केसी आया, जिसने बित्सू पहना हुआ था। और उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही रिंग के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन तीनों ने एक साथ मिलकर रिंग के आदमियों का मुकाबला किया। नामिको बित्सू में मौजूद एक खास तीर कमान का इस्तेमाल कर रही थी और तीनों ने एक साथ मिलकर बड़ी ही आसानी से रिंग के सभी आदमियों को खत्म कर दिया, जिसके बाद मासाजुका और केसी आपस में लड़ने लग गए। और इसी बीच मासाजुका ने एक पाइप से नामिको को वही जहर वाली सुई मारी, जिसका इस्तेमाल उसने टाकिडो को मारने के लिए किया था, और इस जहर का एंटीडोट भी उसी के पास था और उसने जानबूझकर केसी की आंखों के सामने वो एंटीडोट जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद मासाजुका ने खुद को गायब करने की खास निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए केसी पर हमला करने की कोशिश की, और केसी ने जवाब में टाकिडो की ही निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मासाजुका को एक गहरा घाव दे दिया
इसके बाद वो तुरंत ही नामिको के पास पहुंचा जो अब तक बेहोश हो चुकी थी, और तभी उसे याद आया कि एक बार टाकिडो ने उसे बताया था कि बित्सु की तलवार मारने और बचाने दोनों के काम आती है। उसने तुरंत ही अपनी तलवार के हैंडल से एंटीडोट निकाला और नामिको को पिला दिया, जिसे पीते ही वो वापस होश में आ गई। वहाँ से जाने से पहले केसी ने मासाजुका को भी खत्म कर दिया। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर उनसे मिलने आया, जिसने उन्हें बताया कि उन दोनों को गैरिसन और उसके परिवार के कत्ल में निर्दोष घोषित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने मिस्टर कॉल को अरेस्ट करके रिंग के सारे ऑपरेशंस को चकनाचूर कर दिया था। जल्द ही वो दोनों वापस जापान आ गए और उन्होंने डोजो की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।